हेलो स्टूडेंट्स, पदम फ्रॉम दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको रे ऑप्टिक्स पूरी ख़त्म करा दूंगा। तो जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है ना, जाके तो ज़रूर देख लेना। वो सिर्फ 10 मिनट की ही है, बहुत शॉर्ट वीडियो है और उसके अंदर सब कुछ कवर हो चुका है। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं पूरी रे ऑप्टिक्स ख़त्म कराने वाला हूँ, जिसके अंदर मैंने आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सुपर ट्रिक्स और रीजंस वाले क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बचा क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस ही बची हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपने कर ही ली होंगी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। वरना तो यार 2 वीडियोस के अंदर पूरा मामला ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो यार पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जो है वो मेरी पहली वाली वीडियो पे बेस्ड है। जिसने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देख लेना। तो बोल रहा है यार एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर एक मीडियम है। तो एक बार इस फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1.65, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक बार होता है 1.33। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब क्या कह रहा है मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को इसके अंदर डिप कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। तो बताओ ये अपना नेचर कैसा शो करेगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा या डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्जर्व करना है, फ्लूइड के और लेंस के। पहले वाले केस में फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65 और लेंस का है 1.5। तो किसका ज़्यादा है? साफ दिख रहा है कि मीडियम का ज़्यादा है, यानी कि फ्लूइड का ज़्यादा है। अगर फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो जो लेंस है अपना नेचर बदल के अपोजिट नेचर शो करने लगता है। कॉन्वेक्स लेंस का ओरिजिनल नेचर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? कन्वर्जिंग टाइप का होता है, ठीक है, ओरिजिनली ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है। लेकिन इस वक्त सिनेरियो बदल चुका है, फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अगर फ्लूइड का ज़्यादा होता है तो ये अपना नेचर चेंज कर देगा, और कैसा शो करेगा अपना नेचर? डाइवर्जिंग। ठीक है, तो पहले वाले केस में आंसर क्या है? डाइवर्जिंग। दूसरे वाले केस में देखो, इसका है 1.65, इसका है 1.33। ज़्यादा किसका है? लेंस का। तो अब लेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अब लेंस डोमिनेट करेगा। पहले वाले केस में फ्लूइड डोमिनेट कर रहा था, इस वाले केस में लेंस डोमिनेट करेगा। अगर लेंस डोमिनेट कर रहा है तो अपना ओरिजिनल नेचर ही शो करेगा, जो कि कैसा है इसका? कन्वर्जिंग। सही है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बच्चे फंसते हैं इसके बी पार्ट में। कह रहा है कि बताओ हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज इन द टू मीडिया। दोनों के दोनों केसेस में इसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी? तो बेटा इसका आंसर मैंने एक ट्रिक से बना रखा है, आप इसको याद कर लेना। अगर कोई लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है, अगर कोई लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f, एफ क्या है? फोकल लेंथ। अच्छा, अगर फोकल लेंथ मीटर में दी होती है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। यूनिट क्या होती है पावर की? डायऑप्ट्रे, ठीक है, याद रखना। तो ऐसे ही अगर कोई लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, मतलब उसकी पावर पॉजिटिव होगी। तो भाई उसी वाले क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट का आंसर क्या था, याद है? फ्लूइड ज़्यादा डोमिनेटिंग था तो उसने अपना नेचर चेंज करके डाइवर्जिंग नेचर का हो गया था। और दूसरे वाले केस में लेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग था तो वो कन्वर्जिंग नेचर ही शो कर रहा था। अब अगर डाइवर्जिंग नेचर का है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर कन्वर्जिंग नेचर का है तो पॉजिटिव। तो देखा, आसान है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहे अंडर व्हाट कंडीशन डज अ बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ ग्लास हैविंग अ सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज अ प्लेन ग्लास शीट व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कंटेनर, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? एक बाय कॉन्वेक्स लेंस को डिप कर दिया। तो कह रहा है कि जब हमने इसको डिप करा ना तो हमें ये दिखा कि ये ना एक प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट कर रहा है। ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा, ये एक प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया मतलब। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो लिक्विड था और जो हमारा लेंस था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। जब बराबर होता है तो ऐसा होता है, जब बराबर नहीं होता है तो उसका मैंने बता दिया आपको। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंजेस व्हेन रेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो बेटा आसान सी चीज़ है ये भी। ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस था, अच्छा यहाँ से मान लो वाइट लाइट आई, यहाँ से भी वाइट लाइट आई, बीच में बना देते हैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका ऊपर वाला पार्ट ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है आपको, तो ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। अच्छा, अगर प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा तो वाइट लाइट जो आ रही है यहाँ पे वो स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर्स में। सबसे ऊपर आएगा रेड, फिर बाकी सारे कलर्स, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? वॉयलेट, ठीक है।
ऐसे इसमें भी होगा, नीचे वाली लाइट में। लाइट ऐसे गई अंदर, स्प्लिट करी, तो स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको कौन सा दिखेगा बताओ, रेड, और सबसे लास्ट में वायलेट। अच्छा, इनको ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और इनको जोड़ देते हैं थोड़ा सा, ऐसे जोड़ दिया मैंने, इसको भी थोड़ा सा जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट करा है ये हो गई फोकल लेंथ वायलेट कलर की, और ये वाला जो पॉइंट है वो फोकल लेंथ है रेड कलर की। तो मुझे बताना, आपको साफ दिख नहीं रहा कि रेड की फोकल लेंथ ज़्यादा है वायलेट की फोकल लेंथ से? तो भाई अगर मैं रेड लाइट को वायलेट लाइट से रिप्लेस कर दूंगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। साफ दिख रहा है, वायलेट की तो कम है ना, ये देखो ये कम है, ठीक है। चलो देखो, तो बेटा कुछ बातें डायमंड के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि डायमंड शाइन क्यों करता है, वो शाइन करता है TIR की वजह से, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा, इसका म्यू क्या होता है, इसका म्यू ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका IC कम हो जाता है, बताया था। तो इन्वर्सली रिलेशन है दोनों का। अच्छा, म्यू की वैल्यू क्या होती है डायमंड के लिए, म्यू की वैल्यू होती है 2.42, याद रखना। और IC की वैल्यू कितनी होती है, 24.4 डिग्री, याद रखना इसको, ये केस स्टडी के क्वेश्चंस में आएंगे। आगे देखो, रेनबो। तो यार रेनबो को देखने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, कोई मुझे बताएगा? आपको अगर रेनबो देखना है तो आपको क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी? एक कंडीशन है, क्या है, कि अगर आप अपनी बैक को सन की तरफ रखते हो तभी आपको रेनबो दिखेगा। ये ट्रू है, ठीक है। अगर आप अपनी बैक को सन की तरफ रखोगे तभी आपको रेनबो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये कंडीशन हो गई। इसको मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है वर्ड्स में, ये रहा, द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन, याद रखना। अच्छा, रेनबो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। अगर प्राइमरी रेनबो है तो उसके अंदर एक बार TIR होगा, अगर सेकेंडरी है तो 2 बार होगा। प्राइमरी का मतलब 1 होता है ना, तो 1 का मतलब एक ही बार TIR, सेकेंडरी का मतलब 2 होता है तो मतलब 2 बार TIR। नाम से याद भी करवा दिया मैंने, ठीक है। और दोनों में रिफ्रैक्शन लेकिन 2 बार ही होता है, याद रखना, रिफ्रैक्शन 2 बार ही होगा। समझ ले इसको एक बार डायग्राम से। चलो देखो भाई, यहाँ जो मैंने गोले से बनाए ये हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब यहाँ से वाइट लाइट आई, ऐसे अंदर गई तो म्यू में चेंज आया, मीडियम में चेंज आया, मतलब एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। ये पहली बार रिफ्रैक्शन हो गया। अब लाइट ऐसे बेंड कर गई, मतलब एक बार TIR हुआ, अंदर ही बेंड कर गई, मतलब दूसरी बार TIR हुआ। अब बाहर निकलते हुए बेंड करी तो रिफ्रैक्शन हुआ। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक अंदर जाते वक्त, एक बाहर जाते वक्त। लेकिन TIR अंदर 2 बार हुआ है, देखो जो रे अंदर 2 बार मुड़ी है उसी को TIR बोलते हैं, ठीक है। अब एक ये वाला केस देखो, यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर लाइट अंदर ही बेंड कर गई, मतलब TIR हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है हर केस में भाई, 2 बार ही होगा, एक बार अंदर जाएगी, एक बार बाहर जाएगी। लेकिन अंदर कितनी बार हो रहा है, ऊपर वाले में 2 बार हो रहा है, नीचे वाले में 1 बार हो रहा है। जिसमें 1 बार होता है उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी रेनबो, ठीक है। और जिसमें 2 बार होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी रेनबो। एक और फ़र्क है इनमें कि सेकेंडरी रेनबो में आपको सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा दिखाई देता है, वॉयलेट, और सबसे नीचे कलर कौन सा होता है, रेड। लेकिन प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा रेड और सबसे नीचे दिखाई देगा वॉयलेट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो कुछ बातें प्रिज्म के बारे में है जो आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, आपको स्नेल्स लॉ पता है, sin I अपॉन sin R, ठीक है। तो प्रिज्म में ये फॉर्मूला होता है जो बच्चों को याद नहीं होता, तो मैं आसानी से याद करा देता हूँ। देखो यार, ये I की वैल्यू है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी R की वैल्यू है। इस फॉर्मूले में रख दिया, ये प्रिज्म के लिए बन गया फॉर्मूला, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, I की वैल्यू ये थी, बता दी अभी, I इज इक्वल्स टू ये होता है डेल्टा M प्लस A/2। R क्या होता है, कैपिटल A/2, बता दिया, रख दो वैल्यू। स्नेल्स लॉ में आपको प्रिज्म का म्यू पता चल जाएगा। एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है डेल्टा M। डेल्टा M को क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन, शॉर्ट में मैंने इसको एक नाम दे दिया MD, ठीक है। मान लो ये एक प्रिज्म है, इसके अंदर वाइट लाइट आ रही है, ऐसे जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर में, विबग्योर में, सबको पता है। बीच में कौन सा कलर आता है, येलो, सबसे बीच में येलो कलर आता है। अच्छा, जो चीज़ बीच में आती है उसको मीन नहीं बोलते, मीन वैल्यू बोलते हैं, तो इसीलिए येलो कलर को मीन बोला जाता है। एक और फॉर्मूला है इसका, डेल्टा बराबर होता है म्यू ए के, डेल्टा बराबर होता है म्यू के, इसको याद रखना, अभी यूज़ होगा ये। अच्छा, तो अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा भाई, रेड को
और वॉयलेट का मीन डेविएशन जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा। एवरेज ही तो निकालनी होती है, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज। तो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन बटा 2 येलो का निकल जाएगा। इसी को येलो का ही बोलते हैं, ये येलो का ही होता है। ऐसे ही मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो, सिमिलर फॉर्मूला है, एवरेज होता है ना। अच्छा, 2 चीज़ें जो आपको याद रखनी है, एक एंगुलर डिस्पर्जन, एक डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन होता है डेल्टा वी, यानी कि वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस रेड का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस कर दो, ठीक है। दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर दो? माइनस कर दो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो डेल्टा है ये म्यू ए के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू वी ए म्यू आर ए। भाई म्यू आर के लिए होगा ना, आर का अलग होता है और वॉयलेट का अलग होता है, रख दिया, ए को कॉमन निकाल लिया, फॉर्मूला ये बन गया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला इसके बराबर है, याद रखना। जो येलो से मैंने हाईलाइट करा है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। साइड में आता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का सिंबल क्या होता है? ओमेगा। होता क्या ये होता है ए डी अपॉन एम डी। व्हाट इज ए डी? ये रहा ना एंगुलर डिस्पर्जन, अभी पढ़ा है एंगुलर डिस्पर्जन। अपॉन एम डी क्या बताया था? मीन डेविएशन। एंगुलर डेविएशन क्या बताया था मैंने? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और मीन डेविएशन का बताया था डेल्टा एम। तो बस इतनी सी बातें याद रखनी है, ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी मुझे, डायमंड में ही बतानी थी लेकिन मैं बता नहीं पाया। देख लो यहाँ पर, देख लो, एक चीज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, जब आप बाज़ार में गए होगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, ऐसे एक लैंप सा होता है और उसमें झाड़ू की तीलियाँ ऐसे बाहर निकल रही होती है ना, झाड़ू जैसी होती है, बाल के जैसा होता है कुछ, और वो ग्लो कर रहा होता है, बहुत पतले पतले होते हैं, स्पोक से ग्लो कर रहे होते हैं, उसी को कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये? मेडिकल पर्पज़ में भी यूज़ होता है, और इसको आज के टाइम पे हम इंटरनेट के कनेक्शन में भी यूज़ करते हैं, अपने नेट के कनेक्शन को फास्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया काम की बात बताओ, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ भाई देखो, एक ग्राफ आता है डेल्टा और आई के बीच में। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। आई क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को बनाओगे एक्स एक्सिस पे, डेल्टा को बनाओगे वाई एक्सिस पे, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आई ई के बराबर होता है। ई क्या होता है? एमरजेंट एंगल, ठीक है, या एमरजेंस एंगल। जब आई ई के बराबर होता है तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो होती है डेल्टा एम, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन, है ना। तो आपको एक चीज़ पता चली कि जब आई ई के बराबर होता है ना तो डेल्टा एम बन जाता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो मीन डेविएशन बन जाता है। कब? जब आई ई के बराबर होता है, ठीक है, याद कर लेना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 चीज़ों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जो आपको पता नहीं होता। एक होता है डिस्पर्जन, एक होता है स्कैटरिंग। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट आई प्रिज्म में, वाइट लाइट आई अंदर जाके स्प्लिट कर गई 7 कलर्स में, विबग्योर में, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, जो कि प्रिज्म में होती है। लेकिन स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग होती है लाइट का भटकना, पाथ का भटकना। जैसे मान लो यार बहुत सारी भीड़ थी, आप बाज़ार में गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है उसके अंदर, ठीक है, ये लो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। आज के टाइम पे नहीं है, कोरोना चल रहा है, लेकिन मान लो पहले वाला 2 साल वाला केस। अच्छा, आपको यहाँ पर पहुँचना है और आप यहाँ पर खड़े हो, ये रहे आप, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पता होता क्या है? आप यहाँ जाओगे, इससे टकराओगे, इससे टकराओगे, इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, यहाँ से टकराए, और फिर आपको ये पाथ मिला, तो ये भटक गए ना आप। तो लाइट भी कुछ ऐसे ही भटक कर हमारी अर्थ तक पहुँचती है। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर दिखने में कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर एक कोर होता है और बाहर उसकी एक कवरिंग होती है जिसको क्लैडिंग कहा जाता है। बाहर वाली जो होती है इसको क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग, और अंदर वाला जो होता है इसको कोर कहा जाता है, ठीक है। तो जो कोर होता है ना उसका म्यू ज़्यादा होता है, याद रखना, और जो क्लैडिंग होती है यानी कि बाहर वाला जो कवर होता है उसका म्यू कम होता है, याद रहेगा। कोर का म्यू ज़्यादा होगा, क्लैडिंग का कम होगा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो उसको स्कैटर कर देते हैं, छान देते हैं उसको, ठीक है, भटक गई लाइट, तो इसको ही कहते हैं स्कैटरिंग। तो बेटा अब पहुंच चुके हैं हम इस चैप्टर के अंत पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? माइक्रोस्कोप। सबने देखा ही होगा, नहीं देखा तो पता तो हो गई ना, क्या हो गया अगर स्कूल गरीब है तो, देखा तो हो गई, पता तो हो गई।
तो माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ पर होता है? मैग्नीफाइंग इमेज देखने के लिए। बहुत छोटी चीज़ को जब आपको देखना हो, हाथ पे बैक्टीरियाज को देखना हो, है ना, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इसको बोल सकता हूँ ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या एक मैग्नीफायर होता है। सही है। अच्छा, माइक्रोस्कोप में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग लेंस का। एक ही लेंस का यूज़ करते हैं और वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग। ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, कॉन्वेक्स लेंस ओरिजिनली कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अच्छा, इसमें इमेज कैसी बनती है? जो आप इमेज देखते हो, मान लो आप बैक्टीरिया को देख रहे हो, तो जो आपको इमेज दिख रही है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, एनलार्ज होती है ना, बहुत बड़ी होती है, और लेंस के सेम साइड पर ही बनी हुई दिखती है। ये होती है इमेज। एक चीज़ और पूछ लेता है आपसे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, या फिर मैं बोल सकता हूँ बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज जो एंगल बनाती है उसको बीटा बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको अल्फ़ा बोला जाता है। ठीक है। एट आई लगा दिया डेफिनेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे? इट इज़ अ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। सिंपल है, बहुत बार पूछी जाती है मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन, इसीलिए बता रहा हूँ। अच्छा, मैग्नीफिकेशन निकल के कितना आता है माइक्रोस्कोप का? याद रखना 1+d/f होता है। 1+d अपॉन f होता है, याद रखना। तो ये फॉर्मूला हर केस के लिए वैलिड है, लेकिन एक केस के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपकी इमेज इन्फानाइट पे बन रही है तो ये फॉर्मूला चेंज होके ये बन जाता है, मतलब वन गायब हो जाता है आपका फॉर्मूले में से। ठीक है। पहले फॉर्मूला क्या था? ओरिजिनली 1+d अपॉन f। ये सारे केसेस के लिए वैलिड है, बस एक केस के लिए वैलिड नहीं है। वो कौन सा? इन्फानाइट। इन्फानाइट पे 1 हट जाता है और d अपॉन f रह जाता है। ठीक है। तो याद रखना, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, साइड में लिखा भी हुआ है। दूसरे वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अच्छा यार, जब माइक्रोस्कोप था हमारे पास तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी? है तो ये भी एक माइक्रोस्कोप ही। तो ये क्या करता है? ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइंग इमेज देता है। मान लो बैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, या फिर आप देखोगे तो आपको उतनी मैग्नीफाइंग इमेज नहीं मिलेगी, उतनी डिटेलिंग नहीं मिलेगी। तो उसी के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो कि हमें हाईली मैग्नीफाइंग इमेजेस देता है। ठीक है। अब ये इतनी हाईली मैग्नीफाइंग इमेज क्यों देता है? क्योंकि हम ना इसके अंदर 2 लेंस का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम सिर्फ एक लेंस का यूज़ करते थे, याद करो। इसमें हम 2 लेंस का यूज़ करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई पीस। इनको नाम दे दिया गया है बस। ठीक है। दोनों के दोनों लेंस कैसे होते हैं? वैसे कॉन्वेक्स ही होते हैं। जितने भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उनके अंदर सारे लेंस कॉन्वेक्स ही होते हैं, कन्वर्जिंग नेचर के ही होते हैं। ठीक है। चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे वो टेलीस्कोप हो। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को मैंने FO नाम दे दिया, और आई पीस की FE। ठीक है। FE हम लार्ज रखते हैं। अच्छा, आई पीस कौन सा लेंस होता है? जो आंखों के पास होता है। देखो भाई, एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। मान लो ऐसे कोई 2 लेंस है, बताया ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। छोटा वाला कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस। बड़ा वाला कौन सा होता है? आई पीस। आई पीस कौन सा होता है? जो आपकी आँख के पास होगा। आँख के पास वाले को बोलते हैं आई पीस। ये रहा भाई आई पीस। सही है। ऐसी तो होता है माइक्रोस्कोप, ऐसी होता है ना, ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से छोटा होता जाता है, सबको ही पता है। तो ये वाला आई पीस है, ये बड़ा है। सही है। इसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है? MEMO। याद रखने के लिए एक तरीका है मीमो। ठीक है, मीमो से याद रख सकते हो। अच्छा, तो इसको मैं MO/ME भी लिख सकता हूँ। MO को क्या लिख सकते हैं? VO/UO, और यहाँ पे मॉड लगा दिया। मॉड क्यों लगाया है? मॉड इसलिए लगाया क्योंकि इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो कभी कभार नेगेटिव आ जाता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन कभी भी हमें नेगेटिव में नहीं लेना है यहाँ पे, तो मॉड लगा दिया जिससे कि आंसर पॉजिटिव में हो जाए। तो ये MO की वैल्यू है। MO किसके बराबर होता है? VO/mod/UO। और ME किसके बराबर होता है? वही ME तो वही है अपना माइक्रोस्कोप वाला, 1+D/FE। अभी बताया था ना मैग्नीफिकेशन किसका? माइक्रोस्कोप का, यही होता है। तो रख दिया दोनों को, आ गया ये फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला हर केस के लिए वैलिड है, लेकिन एक केस के लिए वैलिड नहीं है, जब आपकी इमेज इन्फानाइट पे बनेगी।
अगर आपकी इमेज इन्फानाइट पे बन रही है तो ये चीज़ छोटी हो जाती है, ये होता है, वन हट जाता है इसमें से, है ना। तो हो गया ये। तो सारी चीज़ आपको पता चल गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अब ये देख लो एक लास्ट चीज़, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं हम बहुत दूर की इमेज देखने में, प्लैनेट्स को देखने में, स्टार्स को देखने में, है ना। अच्छा, तो जो ओरिजिनली जो टेलीस्कोप होता है, जो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो रिफ्रैक्टिंग टाइप का होता है, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, नाम समझना, रिफ्रैक्टिंग। इसमें भी हम दो लेंस का यूज़ करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। अच्छा, टेलीस्कोप उल्टा नहीं होता माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप कैसा होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आगे से बड़ा होता है, ऐसे जहाँ से आप देख रहे होते हैं वहाँ से बड़ा होता है और फिर ऐसा होता है ना। लेकिन टेलीस्कोप कैसा होता है? जहाँ से आप देखते हो वो छोटा होता है हिस्सा और यहाँ पर बड़ा होता है। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि भाई ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, आईपीस की फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। अच्छा, अपर्चर भी इसका ज़्यादा रखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर भी ज़्यादा होता है। अभी अपर्चर क्या होता है एक बार देख लो भाई। एक ये चीज़ है, एक ये मिरर है हमारे पास और एक ये मिरर है, ठीक है। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर आप ऐसे देख सकते हो कि इस वाले एंड को इस वाले एंड से मिला दो, इस वाली चीज़ को अपर्चर कहा जाता है, इस वाली चीज़ को अपर्चर कहा जाता है, ये वाला डिस्टेंस। तो किसका अपर्चर ज़्यादा है? इस वाले का अपर्चर ज़्यादा है, नीचे वाले का, है ना। इस वाले का अपर्चर कम है। जितना अपर्चर कम होता जाता है उतना ये पैराबोलिक बनता जाता है, देख रहे हो, ऐसा मुड़ता जाएगा ज़्यादा ही। कोई मिरर ऐसा सीधा एकदम, ये कॉन्वेक्स लेंस है मान लो ऐसे, तो इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा है। समझ गए हो गया अपर्चर क्या होता है। टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? FO/FE, याद रखना, FO/FE। कौन सा फॉर्मूला है? नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब इमेज इन्फानाइट पे बनती है उस केस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन्फानाइट इमेज जब बनती है। लेकिन ओरिजिनल फार्मूला क्या टेलीस्कोप का, जो हर किसी में वैलिड होता है, वो ये है, FO/FE 1 + FE/D। भाई अंदर वाली चीज़ में ये चीज़ पलट गई ना, ये तो माइक्रोस्कोप के जैसी है, लेकिन ये चीज़ पलट गई क्यों? क्योंकि ये उल्टा है उसका, माइक्रोस्कोप का उल्टा है ना ये। बस एक चीज़ और होती है, L = FO+FE। L क्या है? L है आपके टेलीस्कोप की लेंथ। भाई टेलीस्कोप की लेंथ भी मैटर करती है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो इसको L कहा जाता है, ठीक है। आसान था। यह है रिफ्रैक्टिंग टाइप का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दो तरीके के टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग। तो ये वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं ना रिफ्रैक्टिंग, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हमें। क्या आती है? दिक्कत। अभी बताएंगे क्यों आती है दिक्कत। देखो, एक चीज़ होती है एब्रेशन। व्हाट इज़ एब्रेशन? एब्रेशन होता है एरर, किसी तरीके के एरर को कहा जाता है एब्रेशन। भाई स्पेलिंग गलत हो सकती है एब्रेशन की, वो देख लेना, मतलब सही है एकदम। अच्छा, दो तरीके के एब्रेशन पाए जाते हैं लेंस या मिरर के अंदर, एक होता है क्रोमेटिक और एक होता है स्फेरिकल, ठीक है। एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन। अच्छा, क्रोमेटिक एब्रेशन कौन सा होता है? क्रोमा का मतलब समझते हो? क्रोम, क्रोमा, ये सारे वर्ड किसको डिनोट करते हैं? कलर को। तो इसमें कलर का एरर आता है। और क्रोमेटिक एब्रेशन हमेशा लेंस में होता है, याद रखना, ये लेंस में होगा। कॉन्वेक्स में भी हो सकता है, कॉनकेव में भी हो सकता है। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है? इसमें आपका फोकस मूव करने लगता है। फोकस मूव करने लगेगा तो यार इमेज आपको ब्लर दिखेगी। ये इंसानों में भी तो होता है ना। हमारी जब आंखें ख़राब होने लगती हैं, किस चीज़ की वजह से ख़राब होती हैं? क्योंकि हमारा फोकस बिगड़ जाता है, रेटिना बड़ा या छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इमेज ब्लर दिखती है। इमेज जहाँ बननी चाहिए, जहाँ फोकस होनी चाहिए, वहाँ नहीं होती, तो इमेज ब्लर हो जाती है जब फोकस मूव करता है। अच्छा, ये जो स्फेरिकल एब्रेशन है ये कहाँ पर होता है? ये सिर्फ मिरर में होता है, ठीक है। क्रोमेटिक लेंस में होता है, स्फेरिकल मिरर में होता है। होता क्यों है ये? होता कैसे है? किस तरीके से होता है ये? देखो भाई, कोई भी लेंस ले लो, कॉनकेव ले लिया और कॉन्वेक्स ले लिया, ठीक है, दो ले लिया मैंने।
इसके अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। आप सभी अभी बताया था मैंने, ये देखो इसमें भी प्रिज्म है, इसमें भी बन रहा है। तो जब प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा तो अगर यहाँ से कोई लाइट आएगी तो उसको स्प्लिट नहीं कर देगा 7 कलर में, जिसकी वजह से आपको एक कलर की बजाय 7 कलर दिखेंगे। तो एक कलर का एरर है, इसी को बोला जाता है क्रोमैटिक एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है भाई, एक मिरर होता है ऐसा, कॉनकेव ले लिया, लाइट आ रही है ऐसे टकरा रही है, लाइट आ रही है ऐसे टकरा रही है, ठीक है। दूसरी लाइट आ रही है यहाँ टकरा रही है, दूसरी लाइट आ रही है यहाँ टकरा रही है, ये वाली लाइट आ रही है यहाँ टकरा रही है, ठीक है। एक और लाइट आई जो आगे टकराई, एक और लाइट आई जो इससे आगे टकराई। देख रहे हो फोकस मूव कर रहा है। फोकस क्या होता है, जहाँ पर रेज मीट करती हैं। तो तीनों केसेस में फोकस बदल रहा है, मतलब फोकस मूव कर रहा है। फोकस मूव कर रहा है तो क्या होता है, इमेज जो होती है ब्लर होने लग जाती है। अच्छा, इसको सुधारने का क्या तरीका है, दोनों एरर्स को सुधारने का क्या तरीका है? आप एक काम करो, क्रोमैटिक को सुधारने का तो एक तरीका है, ये जो हिस्सा प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा था उसको काट दो, तो आपके पास ये लेंस बचा, ये तो बचा। और कॉनकेव लेंस में ये वाला हिस्सा काट दिया तो ये वाला हिस्सा बचा, तो ये तो इसका क्योर है। स्फेरिकल एब्रेशन को क्योर करने का क्या तरीका है? देखो, जब लेंस का अपर्चर बहुत ज़्यादा होता है ना, तभी ऐसा होता है। जब ये ऐसा होगा तो फोकस इसको मिलेगा नहीं, कहीं ये ढूंढेगा लेकिन इसको फोकस मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसके अपर्चर को बहुत कम कर दूं, पैराबोलिक पाथ कर दूं, तो लाइट आएगी ना, तो उसको अपना फोकस मिल जाएगा ऐसे, कहीं से भी आए अब जो चाहे, ठीक है। तो इसका यही क्योर है कि आपको क्या कर देना है, उसको पैराबोलिक कर देना है, थोड़ा सा पैराबोलिक कर देना है आपको अपने मिरर को, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, ऐसा टेलीस्कोप जिसके अंदर ना ही तो क्रोमैटिक एब्रेशन हो ना ही तो स्फेरिकल एब्रेशन हो, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग। और जो हम अभी पीछे पढ़ कर आए हैं वो कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग। तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? यही दोनों दिक्कत होती है उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन भी होता है, स्फेरिकल एब्रेशन भी होता है। लेकिन रिफ्रैक्टिंग में क्या होता है, ये दोनों ही नहीं होते हैं। इसीलिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, जो अभी हमने पढ़ा है। इसके अंदर क्योंकि कोई एरर ही नहीं है, तो पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा कि राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट इज़ फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्टिंग टाइप की मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। सही है, समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देख लो, ये सुपर ट्रिक है, ये पेपर में आएगा, फिर तुमसे नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी का म्यू 1.3 से 1.4 के बीच में लाई कर रहा है, अगर किसी चीज़ का म्यू 1.3 से 1.4 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका आईसी यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मोर देन 45 डिग्री निकल कर आएगा आंसर। इसको याद कर लो, पेपर में निकालते थोड़ी फिरोगे फॉर्मूला लगा के, भाई ये फॉर्मूला होता है, हर किसी में फॉर्मूला थोड़ी लगा के देखोगे। और 1.3 आ रहा है, साइन में 1.3 की वैल्यू निकाल सकते हो आप? नहीं ना। इसीलिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर म्यू 1.3 से 1.4 के बीच में है तो एंगल आपका 45 से ज़्यादा आएगा। 45 से ज़्यादा आने का मतलब कि जो रे है वो बाहर निकल जाएगी। सही है। अगर आपका म्यू 1.41 से लेके और कहीं तक भी है आगे, अनलिमिटेड, ठीक है, तो जो आपका एंगल है वो 45 से कम निकल कर आएगा और जो रे है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सही है, दो चीज़ें समझ में आई। अगर ये 1.3 से 1.4 के बीच में है तो एंगल 45 से ज़्यादा आएगा। 45 से ज़्यादा आने का मतलब जो रे है आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है, 1.41 से कहीं तक भी है, तो आपकी जो रे है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है, लेस देन 45 डिग्री है। समझ नहीं आया? क्वेश्चन देख लो इसका एक बार। ऐसे आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन। एक प्रिज्म बना होगा, 3 रेस दे रखी हैं, तीनों का म्यू दे रखा होगा। आपको पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी रे बाहर निकलेगी, एमर्ज आउट होगी। तो आपको 3 रे दिए हैं, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक रेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। तीनों का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, देख लें। तो भाई रेड, ग्रीन और ब्लू, तो सबसे पहले रेड का दिया है। रेड का है 1.39 क्या लिख दिया भाई ये, 1.39।
फिर है ग्रीन का कितना है 1.44 और ब्लू का कितना है 1.47, सही है। अच्छा मुझे बताओ इन सभी में आप ये चीज़ तो चेक कर सकते हो जो अभी पीछे ट्रिक बताई कि किसकी रे बाहर निकलेगी किसकी नहीं निकलेगी, चेक कर लो। रे किसकी बाहर निकलती है, दोबारा देख लो एक बार, जिसका म्यू 1.3 से 1.4 के बीच में होता है वो वाली रे एमर्ज आउट हो जाती है। चेक करें 1.3 से 1.4 के बीच में किसका है। भाई मेरे को तो ये दिख रहा है रेड का, ये 1.4 से कम है और 1.3 से ज़्यादा है, बाकी ये दोनों 1.41 से ज़्यादा है, तो मतलब ये तो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और रेड वाली भी बाहर निकल जाएगी। चेक करें, देखो अब ये आपने पता लगा लिया, बस आपको डायग्राम बनाना है। तो आप रे को अंदर भेजना, ग्रीन को अंदर भेजते हैं या ही ग्रीन, रेड को ब्लू को अंदर भेजते हैं या ही ब्लू, ठीक है। अब कौन कौन सी अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रही थी, एक ब्लू और एक ग्रीन, तो अंदर ही कर गई, मतलब ऐसा हो गई, अंदर ही मुड़ गई है, और ग्रीन वाली भी अंदर ही मुड़ गई, लेकिन रेड वाली बाहर निकल गई। बाहर कैसे निकालना है इसे, बाहर ऐसे निकालना है, आप एक नॉर्मल बनाओगे ऐसे और उसको ऐसे बाहर निकाल दोगे, ठीक है। एरोस बनाना मत भूलना, एरो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रे ऑप्टिक्स में। अगर आपके नंबर कहीं कटे तो एरोस में कटेंगे या प्लस माइनस की गलती में कटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। बहुत सारी सुपर ट्रिक्स मैंने डिस्कस कर ली आपसे। रे ऑप्टिक्स पूरी ख़त्म हो चुकी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई एक बार ज़रूर मेरे को DM कर देना, ठीक है। नंबर वगैरह मैं सब दे दूँगा आपको, या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये भी बताना कि अगली वीडियो में कौन सी लेकर आऊँ, वरना फिर मैं मैथ्स की डालता रहूँगा, ठीक है। तो सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।